नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान युद्ध के लिए पेंटागन ने ट्रंप से 200 अरब डॉलर मांगे। अमेरिका टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटा सकता है। खाड़ी देशों में तेल गैस ठिकानों पर हो रहे हमलों पर भारत का बयान। भारत को ड्रोन बनाने में आत्मनिर्भर बनना होगा, राजनाथ सिंह। यूएन महासचिव की अमेरिका इसराइल से युद्ध खत्म करने की अपील। ईरान पर अमेरिका इसराइल द्वारा थोपे गए युद्ध के जल्द खत्म होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने व्हाइट हाउस से करीब 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में और सैनिक तैनात करने की तैयारी कर रहा है। नई फंडिंग की मांग की खबर सबसे पहले अमेरिकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पेंटागन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए व्हाइट हाउस के जरिए अमेरिकी संसद में इसे पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि व्हाइट हाउस की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को आशंका है कि डेमोक्रेट सांसद इस मांग का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने युद्ध शुरू होने को लेकर ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की थी। बता दें कि इस युद्ध पर पहले ही अरबों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष के पहले 100 घंटों में ही 3.7 अरब डॉलर खर्च हो गए, जबकि एक हफ्ते के भीतर 11 अरब डॉलर से अधिक यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा युद्ध में झोंक दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा है कि वॉशिंगटन अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज की हकीकत नहीं बदल सकता। उन्होंने दावा किया कि युद्ध को लंबा खींचना अमेरिका की रणनीतिक गलती साबित होगा और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि यह युद्ध की पसंद यानी वॉर ऑफ चॉइस है जो ईरानियों और अमेरिकियों दोनों पर थोपा गया है। इस युद्ध को सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए हैं। यह 200 अरब डॉलर मांगना तो कुल फंड का एक अंश मात्र है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका जल्द ही टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटा सकता है, ताकि वैश्विक आपूर्ति बढ़ाने और कीमतें कम करने में मदद मिल सके। स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के कार्यक्रम मॉर्निंग्स विद मारिया में बताया कि आने वाले दिनों में हम समुद्र में मौजूद ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटा सकते हैं। यह लगभग 140 मिलियन बैरल है। भारत ने खाड़ी देशों में ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने पहले भी कहा था कि नागरिक ढांचे को निशाना बनाने से बचना चाहिए। इसमें ऊर्जा ठिकाने भी शामिल हैं। ऊर्जा ठिकानों पर हुए हाल के हमले बहुत चिंताजनक हैं। यह पहले से ही अस्थिर ऊर्जा स्थिति को और बिगाड़ते हैं। ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत बंद होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत से कुछ पड़ोसी देशों ने मदद मांगी है। इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए ड्रोन बनाने का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना होगा। उन्होंने रूस, यूक्रेन और ईरान इसराइल के बीच चल रहे संघर्षों से मिले सबक का भी जिक्र किया। एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि ये दोनों संघर्ष इस बात को साबित करते हैं कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकें अहम भूमिका निभाएंगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को अगले कुछ सालों में स्वदेशी ड्रोन बनाने का एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा, ताकि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित कर सके और अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा सके। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने गुरुवार को अमेरिका और इसराइल से युद्ध रोकने की अपील की और ईरान से अपने पड़ोसियों पर हमला बंद करने को कहा। यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात के बाद ब्रसेल्स में पत्रकारों से बात करते हुए एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि इसके पूरी तरह से बेकाबू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का सिलसिला खत्म करने की भी अपील की, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा है। ईरान बोला अगला जवाब होगा और भी खतरनाक। मिडिल ईस्ट में हमले से 20% एलएनजी सप्लाई पर खतरा। खाड़ी के कई देशों पर रात भर होते रहे हमले। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी देशों ने ईरानी हमलों की निंदा की। अब्बास अरागची ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर उठाए सवाल। इसराइल अब ईरानी गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा, ट्रंप।
ईरान की सेना ने गुरुवार को फिर से धमकी दी कि अगर अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहे युद्ध के दौरान उसकी अपनी ऊर्जा सुविधाओं पर फिर से हमला हुआ तो वह पूरे क्षेत्र के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगी। सेना की ऑपरेशनल कमांड खातम अल अंबिया ने फार्स न्यूज एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में कहा कि हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके एक बहुत बड़ी गलती की है और इसका जवाब दिया जा रहा है जो अभी खत्म नहीं हुआ। अगर यह हरकत दोहराई गई तो आपके और आपके सहयोगियों के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे पूरी तरह तबाह ना हो जाएं और हमारा जवाब पिछली रात के हमलों से कहीं ज्यादा जोरदार होगा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इसराइल के हमले के बाद वहां आग लग गई और कई फेस बंद करने पड़े। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है जो वैश्विक गैस सप्लाई का अहम हिस्सा है। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर के रास लफान प्लांट पर हमला किया जिससे उत्पादन ठप हो गया। यह प्लांट दुनिया की करीब 20% LNG सप्लाई करता है। ईरान ने सऊदी अरब और UAE के कई ऊर्जा ठिकानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी। इस तनाव का असर वैश्विक बाजार पर दिख रहा है जहां तेल की कीमत $118 प्रति बैरल पहुंच गई है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़ी तेल और गैस रिफाइनरियों पर हमला करने की धमकी दी थी। इसके बाद मध्य पूर्व देशों पर रात भर हमले जारी रहे। सऊदी अरब ने रात भर में सबसे ज्यादा हमलों की सूचना दी। उसने बुधवार रात से हमलों के 7 अपडेट्स जारी किए। सऊदी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने राजधानी रियाद और देश के पूर्वी क्षेत्रों में 17 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। बुधवार को कतर के रास लाफान ऊर्जा परिसर पर ईरान के जवाबी हमलों के बाद कतर ने घोषणा की कि गुरुवार तड़के उस पर फिर से हमला हुआ। कतर ने कहा कि बाद में हुए हमलों में नुकसान तो हुआ है लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी गुरुवार तड़के सूचना दी कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक रहे थे जबकि लड़ाकू विमान आसमान में ड्रोनों को रोक रहे थे। वहीं बहरीन ने रात भर में 3 चेतावनियां जारी की और नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने का आग्रह किया, जबकि कुवैत की सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि वह दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 12 अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने एक अहम बैठक की। इसमें शामिल हुए देशों ने ईरान की ओर से खाड़ी देशों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। इन 12 देशों ने ईरान के खिलाफ एक साझा बयान भी जारी किया है। इनमें कतर, अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि सभी देशों ने ईरान के उन हमलों की कड़ी निंदा की जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल कर रिहायशी इलाकों, तेल संयंत्रों, वाटर प्लांट, हवाई अड्डों, मकानों और राजनयिक दफ्तरों को निशाना बनाया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे हमलों को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में लिखा है। उन्होंने ईरान से तुरंत हमले रोकने की मांग की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवता के कानून और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ भविष्य के रिश्ते तभी बेहतर हो सकते हैं जब वह दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करे और उनके आंतरिक मामलों में दखल न दे। बयान में ये भी कहा गया कि ईरान को अरब देशों में अपनी समर्थित मिलिशिया को मदद, पैसा और हथियार देना बंद करना चाहिए। ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोकने या बाब अल मंदब में समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने जैसी धमकियों से बचना चाहिए। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति साफ की है। ट्रंप ने कहा कि इसराइल ईरान के गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई कि अगर ईरान कतर पर हमला करता है तभी इसराइल जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझदारी से काम लेना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले में अमेरिका शामिल नहीं था और इसराइल अब उस फील्ड को निशाना नहीं बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को इस हमले की पहले से जानकारी नहीं थी और कतर भी इसमें शामिल नहीं था। बता दें कि इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर, UAE और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। कतर की रास लफान LNG सुविधा को भारी नुकसान हुआ, जबकि UAE ने हबशान गैस प्लांट में काम रोक दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए उच्च शिक्षा विधेयक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी VBSA बिल 2025 का विरोध करते हुए इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बिल पर 7 बड़ी आपत्तियां जताई और कहा
कि राज्यों से बिना सलाह लिए यह विधेयक लाया गया है। उनका आरोप है कि इससे शिक्षा पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ेगा और राज्यों के अधिकार कम होंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस बिल से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जैसी संस्थाओं की शक्तियां घटेंगी और फंडिंग का अधिकार मंत्रालय के पास चला जाएगा। साथ ही आईआईटी और आईआईएम जैसे स्वायत्त संस्थानों की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस विधेयक पर व्यापक चर्चा और राज्यों से परामर्श किया जाए। असम बीजेपी ने जारी किया 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम शर्मा को जालुकबारी सीट से बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने गुरुवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को जालुकबारी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा भूपेन कुमार बोरा को भीपुरा सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं माधवी दास, ज्योत्सना कलिता और नीलिमा देवी को भी अलग अलग सीटों से उम्मीदवार बनाया गया। यह लिस्ट बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फाइनल हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।